नवीनीकरण क्या है? डिफॉरेस्टेशन। क्या है? डिफॉरेस्टेशन कैसे होता है? क्या करते हैं ना, वनों की कटाई किसके लिए? मानवीय गतिविधियों के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कर देना क्या कहलाता है? नवीनीकरण। ये क्या है? गंभीर क्या है? पर्यावरणीय चिंता है, क्योंकि इसके परिणाम जैव विविधता को क्या होती है, इससे जैव विविधता को क्या होगी? क्षति होगी। और जो पर्यावरण के जो प्राकृतिक आवास है उनको क्या पहुंचेगी? नुकसान पहुंचेगा। और क्या होगा? जल चक्र की अनियमितता आएगी इसके अंदर। और क्या होगा? मिट्टी का शरण होगा। और बस ये सारी चीज़ें क्या होंगी इसके अंदर। अब इसके अंदर कुछ है नेचुरल कारण। नेचुरल कारण क्या हो सकता है? ज्वालामुखी, विस्फोट, भूकंप हो गए, क्या हो गए? बाढ़ हो गई, तूफान हो गए, बिजली का कड़कना हो गया, इनके कारण क्या हो जाना। लेकिन इनके कारण तो क्या सबसे ज़्यादा नुकसान होता है प्रकृति को, इनसे तो बहुत ही क्या होता है? कम। फिर कुछ है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। तो एक तो क्या है? कृषि, जिसके अंदर क्या करते हैं? बड़े पैमाने पर क्या, कौन सी कृषि करना? जो में कृषि है स्थानांतरित करना, वो हो गया। एक लॉगिंग, इसके कारण क्या होता है? कच्चे माल का प्रयोग, जैसे कच्चे माल के रूप के अंदर रॉ मटेरियल के रूप में जो भी सामान जाता है, उससे क्या होता है? कितना परसेंट होता है? 14% के समथिंग। और 80% किससे संबंधित हो? कृषि से संबंधित। ये रिपोर्ट किसने दी है? UNCCD ने। खनन नागरिक विस्तार से कार्यों का अवसंरचना क्षेत्रों की सफाई की जा रही है। और वनों की जो अपन काटी जलाते हैं उससे कितना होता है? लकड़ी जलाने से 5%। क्या हो रहा है? वो यानी कि जंगलों को काटा जा रहा है, इसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसके कारण कह रहे हैं। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की, जो इम्पोर्टेंस क्या है फॉरेस्ट का, अब ये सबसे क्या है समझने की बात है। तो उसमें देख लो तुम, ग्रीन हाउस गैसों को, ग्रीन हाउस गैसों को, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके कार्बन स्टोर हाउस के रूप में कार्य करते हैं तथा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित रखने का क्या करते हैं? सहायता करते हैं। वन किसका कार्य करते हैं? क्या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन को स्टोर करने का काम कौन करते हैं? कौन करते हैं? वन करते हैं। वन, पेड़ पौधे किसको स्टोर करते हैं? कार्बन को। अगर कार्बन बाहर रहेगा तो क्या करेगा? एक तो हमारे श्वास के अंदर जाएगा तो श्वास से संबंधित क्या होंगी? प्रॉब्लम्स होंगी। अगर वैसे बाहर रहेगा तो क्या टेम्परेचर को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो उस सारी चीज़ों को मैनेज कौन करते हैं? पेड़ पौधे। जैसे समुद्रों के अंदर जो कोरल रीफ होते हैं, मैंग्रोव होते हैं, ये सारे किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। ये क्या होते हैं? एक तरीके के स्टोर होते हैं। किसके? कार्बन के स्टोर होते हैं। अरे जहाँ पे कार्बन जाके रहेगी तो उनको क्या बोलते हैं? स्टोर। हमारे इसको एक इस लाइब्रेरी का पूरा सामान के लिए हमने एक स्टोर बना दिया, उसे क्या बोलते हैं? स्टोर रूम। तो इस प्रकार से कार्बन और इन सारी चीज़ों को अवशोषित करने के लिए एक स्टोर है। तो क्या है वो? पेड़ पौधे और ये, इनको क्या बोलते हैं? स्टोर। तो किसके रूप में कार्य? कार्बन के स्टोर के रूप में कौन कार्य करते हैं? पेड़ पौधे और ये कार्य करते हैं। अगर इनको वनों की कटाई कर दी जाएगी तो मतलब क्या कर रहे हो तुम? स्टोर को खत्म कर रहे हो। तो फिर बाद के अंदर ये अवशोषित नहीं होंगे तो क्या करेंगे? टेम्परेचर को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो इनसे सारी क्या होगी फिर? वन, ऑक्सीजन, भोजन, स्वच्छ जल तथा औषधि आदि के क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। हमने बचपन से सुना आ रहे हैं कि वन से क्या मिलती है? हमें औषधि मिलती है। अब वनों को हम क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे तो क्या औषधि मिल पाएगी? कि स्वच्छ भोजन भी हमें कहाँ से मिलता है? इनसे। स्वच्छ जल कहाँ से मिलता है हमें? इन वनों से, इनसे। और ऑक्सीजन भी कहाँ से मिलता है हमें? सीधी सी बात, हमें कोई भी पूछे याद करने की जरूरत ही नहीं है कि हमें क्या मिलता है। एक तो पेड़ों से ऑक्सीजन, एक क्या मिलता है? जल मिलता है। एक क्या मिलता है? भोजन मिलता है। और क्या मिलता है? औषधि। हमें जल कैसे मिलता है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे रहेंगे तो वर्षा आएगी। हाँ, वर्षा रहेगी तो क्या होगी? बारिश आएगी तो क्या होगा? हमें जल मिलेगा, स्वच्छ जल मिलेगा। और औषधि से जैसे क्या देखा है तुमने? रामायण देखा है क्या? रामायण के अंदर जब लक्ष्मण को क्या लग जाती है तो फिर बाद के अंदर वो जड़ी बूटी कहाँ से लेके आता है? पर्वत से लेके आता है। तो वहाँ पे तो पेड़ पौधे जो, तो वहाँ पे क्या मिलती है हमें? औषधियाँ मिलती है। क्या मिलती हैं? औषधियाँ। फिर वन जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल चक्र के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाते हैं? कि पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं तो समय समय पर क्या होती रहती है? बारिश होती रहती है। क्या होती रहती है? वर्षा। इनके द्वारा
वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को नियमित रखा जाता है। क्या करते हैं? और ये वाष्पों को क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। कौन करते हैं? पेड़ पौधे। जैसे ही वाष्प को उत्सर्जन करते हैं तो बाद के अंदर इससे क्या किसका निर्माण होता है? बादल का। किसका? बादल का। जैसे बादल का निर्माण होगा तो क्या होगी? वर्षा। क्या होगी? वर्षा। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को क्या करते हैं? इनके माध्यम से होती है। किन के माध्यम से? और पेड़ पौधों के माध्यम से। पेड़ पौधों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या नियमित रूप से चलती रहती है, जिसे नियमित रूप से क्या होती रहती है? वर्षा होती है। और ये सर्किल हमेशा चलता रहता है। तो ये वन बाढ़ में पानी के लिए सिंक के रूप में कार्य करते हैं तथा इसके विनाशकारी प्रभावों को कम करने में क्या करते हैं? सहायता। अब वन किसके रूप में? बाढ़ के पानी को सिंक के, मतलब बाढ़ के पानी को अगर वन रहेगा तो रोकने का कार्य करेगा। सिंक यानी रोकना। जैसे अब पेड़ पौधे यहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे, और एक जगह ऐसी है जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं लगे हुए। यहाँ पे जो बाढ़ होगा, जो बाढ़ का प्रभाव कैसा होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे बाढ़ आएगी तो वो कैसे जाएगी? रुक रुक के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अवरोध पैदा करेंगे। कौन? पेड़ पौधे। तो ये किसके रूप में कार्य करेंगे? सिंक के रूप में। किसके रूप में? सिंक के रूप में। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? सिंक के में। अगर बाढ़ मतलब पेड़ पौधे हों और बात जो वहाँ पे बाढ़ आ रही हो तो वहाँ पे बाढ़ का जो प्रभाव रहेगा वो क्या रहेगा? न्यूनतम रहेगा। एक ऐसी जगह है जहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं है तो फिर वहाँ पे जो बाढ़ का जो प्रभाव होगा बहुत तेजी से होगा, जिससे नुकसान क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा। तो पेड़ पौधे में बाढ़ से भी बता दें, बाढ़ के अंदर किसके रूप में कार्य करते हैं? सिंक के रूप में। सिंक क्या होता है? जैसे अवरोध पैदा करना, उसको क्या बोलते हैं? सिंक बोलते हैं। और पेड़ पौधे किसकी? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को क्या कर सकते हैं? नियमित बनाए रखते हैं, जिससे जो वर्षा का सर्किल है वो नियमित चलता रहता है। वन हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करवाते हैं, क्लीन वाटर प्रोवाइड करवाते हैं और औषधि प्रोवाइड करवाते हैं। और वन क्या करते हैं? ग्रीन हाउस गैसों को, कार्बन डाइऑक्साइड और इन सारे को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर ले, जिससे हमारे जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो क्या रहता है? मेंटेन रहता है। जो हमारे ऊपर जो श्वास के ऊपर या श्वसन तंत्र पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ते इससे। फिर वनों के द्वारा अनेक व्यावसायिक रूप में महत्वपूर्ण उत्पादों के निर्माण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है, जैसे कागज, लकड़ी व वस्त्र उद्योग आदि। अगर वनों की तुम कटाई कर दोगे तो तुम कागज कहाँ से बनाओगे? लकड़ी कहाँ से लाओगे? वस्त्र उद्योग इनके सारे इनके रूप में भी क्या करते हैं? महत्वपूर्ण। पर ये कैसे करते हैं? जब पेड़ पौधे ज़्यादा हों हमारे पास, एक्स्ट्रा लगा रहे हो, जितना का हम क्या कर रहे हो? कटाई कर रहे हो, उतने हम लगा रहे हैं यूज के लिए, तब क्या करें? बेनिफिशियल। ऐसा नहीं कि हमारे स्वार्थ के लिए हम ज़्यादा वन काटें और लगाएं एक दो पेड़ और काट लें ज़्यादा, तो क्या पैसा बैलेंस नहीं बना रहेगा, संतुलन के अंदर नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? संतुलन नहीं रहेगा। तो फिर एक स्थिति के अंदर क्या हो जाएंगे? पेड़ पौधे इनकी क्या हो जाएगा? शरण हो जाएगा, जिससे क्या होगा? वर्षा के चक्र के अंदर कमी आएगी, टेम्परेचर के अंदर बढ़ोतरी होगी, स्वच्छ जल नहीं मिल पाएगा, स्वच्छ भोजन नहीं मिल पाएगा, औषधि नहीं मिल पाएंगी। ये सारी चीज़ों का हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वनों के द्वारा अनेक क्या किए जाते हैं? व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण है, जैसे लकड़ी के अंदर, कागज़ के अंदर, वस्त्र उद्योग के अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं? विश्व में लगभग 1.6 अरब रोजगार वनों के ऊपर निर्भर है। कितने? 1.6 अरब रोजगार किस पे निर्भर है? वनों पर। तुम वनों की कटाई करोगे तो बेरोजगारी क्या होगी? बढ़ेगी। जो 1.6 अरब जो क्या है? निर्भर है। कैसे 1.6 अरब निर्भर? जंगलात में नहीं, जंगलात में तो लगाते ही हैं। क्या करते हैं? अब जैसे यहाँ से मिला में कागज़ के लिए हमने कोई लुक दी, फिर बाद के अंदर कागज़ उद्योग के अंदर जो काम करेंगे वो किसके कारण करें? लुक दिया है जिसके कारण। अब कोई फर्नीचर का काम करता है, वो वहाँ पे लकड़ी है तो तभी तो करता है। अगर लकड़ी नहीं रहेगी तो कहाँ पे? जो वस्त्र उद्योग के अंदर काम कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? वस्त्र उद्योग में काम कर रहे हैं, वो भी कहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ पे। अगर ये नहीं रहेंगे तो बाद के अंदर ना वस्त्र उद्योग ना रहेगा, ना फर्नीचर बनाने वाले रहेंगे, ना कागज़ बनाने वाले रहेंगे। तो ये क्या होगा? रोजगार को क्या करेगा? प्रभाव करेगा। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कितना रोजगार प्रभावित होगा? 1.6 अरब रोजगार क्या होगा? प्रभावित होगा। क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? कमी देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अनएम्प्लॉयमेंट। कभी कभी मेरे पैरों के मैं को ढाई मार लेता हूँ। पृथ्वी पर पाए जाने वाले
सभी ज्ञात प्रजातियों में से 50% से अधिक प्राकृतिक आवास वन होते हैं। जैसे कि पृथ्वी पर जितनी भी प्रजाति पाई जाती है उनमें से 50% से ज़्यादा प्रजातियों के घर क्या हैं, प्राकृतिक आवास यानी वन ये हैं। हमारे जो प्रजाति जैसे हुमनी तो थोड़ा मतलब समझदार है, इसलिए उसने क्या कर लिए, अपने क्या कर लिए, मकान उकान बना लिए। औरों के तो सारे क्या हैं, प्राकृतिक रूप से। जब शेर है कहाँ पे रहता है, प्राकृतिक आवासों के अंदर रहता है। जो बिल्ली खरगोश ये सारे कहाँ पे रहते हैं, प्राकृतिक आवासों के अंदर रहते हैं। लोमड़ी उमड़ी रे जो जंगली बिल्ली है वो रे ऐसे देख रहे हैं, तो ये कहाँ पे रहती हैं, प्राकृतिक। अगर इनको क्या कर दोगे तुम, वनों को कटाई कर दोगे तो उन 50% जीवों का क्या कर रहे हो तुम, घर को उजाड़ रहे हो। क्या कर रहे हो, घर को उजाड़ रहे हो। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले 50% से अधिक प्रजातियों के घर कहाँ पे हैं, प्राकृतिक आवासों के अंदर हैं। ये तो देखो, तो आया समझो क्या था ये, वनों का इम्पोर्टेंस क्या था, इम्पोर्टेंस। तो अब एक बार शुरू से क्या कर लो इसको, वनों को इम्पोर्टेंस के अंदर। वन क्या करवाते हैं हमें, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, अवशोषण। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके क्या करते हैं, हमें ये कार्बन के स्टोर के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जिससे हमें स्वच्छ क्या मिलता है, भोजन मिलता है। स्वच्छ हमें क्या मिलता है, जल मिलता है। वनों से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और औषधि मिलती है। कहाँ से मिलती है, और क्या करते हैं, जल चक्र की भूमिका निभाते हैं। जल चक्र के अंदर क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो वन है जो वाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं, किसका, जिसका काम करते हैं। जिसके कारण क्या होता है, जल चक्र नियमित रूप से क्या होता है, चलता रहता है। क्या चलता रहता है, नियमित रूप से। और फिर बाद के अंदर और क्या करवाते हैं, वनों के कारण हमें 1.6 अरब क्या मिला हुआ है, रोजगार मिला है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें देते हैं। महत्वपूर्ण उद्योगों के अंदर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कागज उद्योग के अंदर, वस्त्र उद्योग के अंदर, लकड़ी उद्योग के अंदर काम कहाँ पे, वनों से होता है। और फिर और क्या करते हैं, वन 50% से अधिक जो प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों पर क्या है, नेचुरल हैबिटाट है। क्या है, प्राकृतिक आवास हैं। अगर हम वनों को कटाई करेंगे तो फिर बाद में क्या होगा, नेचुरल हैबिटाट होगा, क्या होगा, शरण होगा, जिससे क्या होंगे, बेघर हो जाएंगे। बेघर होने के बाद में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। चलो फिर डिफोरेस्टेशन के दुष्प्रभाव, ये तो क्या थे, इम्पोर्टेंस था। अब क्या क्या हो सकता है, सीधी सी बात है। जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा था, अवशोषण कर रहा था, अब कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके कार्बन को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। अब ये संग्रहित नहीं करेगा तो क्या होगा, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, अतः इसका अवशोषण करने तथा जल परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब क्या करेंगे, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नहीं होगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग की जैसी स्थिति बढ़ेगी। क्या है ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी के निचले मंडल या सौ मंडल के अंदर तापमान का अंदर बढ़ जाना, जिसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो अवशोषण नहीं करेंगे तो बाद में तापमान बढ़ेगा। जैसे अब का तापमान ही हालत खराब कर रखा, ज़्यादा मतलब पेड़ पौधों को और काट दोगे तो बाद के अंदर तो टेम्परेचर अभी तो कितना है, 40-41 के अंदर ही क्या हो रही है, हालत ख़राब हो रही है। बाद के अंदर तो टेम्परेचर कितना रहेगा, 50-60 तक चला जाएगा। जब तक अगर चला गया तो फिर तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, हालत ख़राब हो जाएगी, हालत ख़राब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हालत। हाँ तो ऐसे तो वन महत्वपूर्ण है कि नहीं है, तो एक पेड़ माँ के नाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। जितने ज़्यादा क्या लगा सको पेड़, हाँ जो जितने ज़्यादा क्या लगा सको पेड़ लगा सको, वो क्या लगाओ, पेड़ लगाओ। कोई भी पेड़ों को काटो मत। नाकों के अंदर अगर कभी भी लाई हुई लग जाती है तो क्या करो, वहाँ पे उनको बुझाने का कार्य करो। किसी के यहाँ पे अवेयर करो कि अपने निजी स्वार्थों के लिए क्या मत करो किसी भी चीज़ को। हाँ अब जो हम कटाई करने के लिए जाते हैं उनमें भी क्या करो, कमी करो। मैंने तो बता दिया था एक बार मेरी मम्मी को, हम गए हुए थे खेत के अंदर, और खेत के अंदर नहीं नाका के अंदर। जैसे मम्मी काट रहे थे मैंने बोला मैं आ गई, फिर आगे में कुछ कहाँ पे आ गए, मैं अभी आ गए, अब की बार तो ऐसे आ रहे हैं कि बस छोड़ेंगे नहीं, अरे मैं तो कभी फॉर्म ही नहीं भर सकता जॉब का। फिर जब हमारे काटे हुए थे ना वो भी छोड़ के आ गए। जिस दिन के बाद में मैं नाके में नहीं गया, वन के अंदर नहीं गया। फिर इसकी मम्मी गई वहाँ पे, फिर इसकी मम्मी गई जो हमारे काटे हुए थे उनको लेके आ गई, विकास की मम्मी। ऐसा होता है।
मेरे को ही बोल रही कि भैया आज तो मौज हो गई। मैं क्या हो गया, कटा कटाई मिल गया कि मैं वो ठीक है। ठीक है तो जब तुम बात वन और सिंगल में फर्क क्या है? वन तो बड़ा ये मैंने एक डेफिनेशन अलग से मिली। तो पेड़ पौधों में क्या करता है, मर्त सामग्रियां, जैसे पेड़ पौधों की मर्त सामग्री जैसे टहनियाँ पत्तियाँ जब पृथ्वी की सतह पर गिरती हैं तो मिट्टी की जल धारण क्षमता तथा उर्वरता को बढ़ाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसीलिए क्या करवा रहे थे हम, मल्चिंग करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे, मल्चिंग। जैसे फसल काटी तो उसमें पलाव कटा दो और वहाँ को उनको क्या कर दो, नीचे दाब दो। और नीचे दाबने से क्या होगा, जो मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ेगी और क्या होगा, और नमी बनी रहेगी। और क्या करेंगे ऐसे। तो समझ में आया, मल्चिंग क्यों करवा रहे थे, इसी के कारण। तो पेड़ पौधों की मर्द सामग्री और टहनियों और पत्तियों के कारण जब ऐसे पट्टी उत्ती पड़ी रही तो उसको क्या नहीं समझना है कि मेरी तो यहाँ पे फसल नहीं होती, ऐसा कभी नहीं कहना। उससे क्या होती है, क्या बोल दिया, जो पेड़ पौधों के कारण क्या होता है, पेड़ पौधों के कारण फसल ज्यादा होती है ना, उसकी जो पत्तियां और टहनियां होती है जिसके कारण उर्वरता वो ना उसकी वजह से सनलाइट छाया या कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपना भोजन नहीं बना पाती, इसलिए वो मिला पा लेते हैं। क्योंकि 24 घंटे के अंदर चार ओर घूमता है प्रकाश, एक तरफ ही नहीं। जब दोपहर के अंदर इधर रहती है ना तो फिर बाद के अंदर जब इधर आती है जब फोटोसिंथेसिस कर लेती है। दोपहर बाद में सनलाइट कम हो जाती है। ओहो, दोपहर बाद में तो सनलाइट बढ़ती है 4 बजे बाद में कम हो जाए तो फिर पूरी रात ही बनाना है कि फोटोसिंथेसिस, उनको थोड़ा रेस्ट भी देना है। चलो कोई बात नहीं, चलो अब तो कोई बात नहीं। पर ये बता देना आपकी बार पापा को कोई कभी कटाए तो कि पापा आम तो चल गए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कटवा दिया आम वो कटा दिया। इधर आ गई आए हम क्यों कटवाएंगे भाई, मैं तो बोला था कि भाई मैं राख ले समय मोड़ थे बोले थे टहनियों की जब पेड़ पौधों की मर्द सामग्री टहनियों और पत्तियों से पृथ्वी की सतह पर गिरती है तो मिट्टी की जल धारण क्षमता और उर्वरता क्या कोई बात नहीं है। ये क्या होता है, पेड़ पौधों की मर्द सामग्री टहनियों और पत्तियों के कारण क्या होता है, पृथ्वी की उर्वरता बढ़ती है और क्या होता है, जल धारण क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है भाई। हाँ, अतः पेड़ों की कटाई की वर्धन बढ़ता है और उर्वरता में क्या आती है, कमी, तथा जल धारण क्षमता क्या होती है, अधिक घटती है। अच्छा पेड़ों की कटाई से क्या होगा, आप लोगों ने पेड़ों की कटाई से तो सीधा ही सुन रहे तो पेड़ों की कटाई से क्या होता है, मृदा का अपर्दन। क्यों होता है मृदा का अपर्दन पेड़ों की कटाई से, क्योंकि 3 बार बता दिया मैंने। बताओ। अरे पेड़ दिए नहीं लगाऊंगा प्रकाश को मिलो। मर्दन प्रकाश को मिले मर्दा को अपर्दन क्षरण क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? सॉइल इरोजन, क्यों हो रहा है सॉइल इरोजन, एक 3 बार बताया मैंने, 3 बार। भाई बताओ इरोजन ऑफ सॉइल क्यों होता है, इरोजन ऑफ सॉइल हिंदी बोल दिया। पेड़न काट बस मिट्टी को कटाओगे वजह पेड़ जग छोड़ दी, पेड़न काटते बस मिट्टी जग छोड़ देते। हाँ, मतलब लगभग यही कारण है। क्या होता है, जो पेड़ पौधे की जो जड़ है वो तो जो मिट्टी को क्या करती है, जगड़ के रखती है। किसको, जगड़ के रखती है। जैसे मिट्टी के अंदर हम क्या कर देते हैं, पेड़ पौधों को उठा देते हो तो उसका शरण। जैसे तुम चिपलाटा की तरफ जाते हो तब वहाँ पे मिट्टी का टीला लगा हुआ ना, जिसके ऊपर सबसे कम पेड़ पौधे हैं ना उसकी मिट्टी नीचे आती रहेगी। जहाँ पे पेड़ पौधे हैं वो टीले ऐसे कैसे बने हुए, चाहे कुछ भी आ जाए। अगर वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं तो मिट्टी उसको क्या कर रखती है, जकड़ के रखती है। जैसे ही पेड़ पौधे हट जाएंगे मिट्टी का शरण होने लग जाएगा, नीचे की ओर आने लग जाएंगे। ऐसा समझ में आया। तो यही है। अतः पेड़ पौधों की कटाई से मृदा का क्या होता है, अपर्दन बढ़ता। उर्वरता के अंदर क्या आती है, कमी। जल धारण के अंदर क्या होती है, क्षमता घटती है। नवीनीकरण क्षेत्रों में शुष्क जलवायु का क्या होना, अनुभव होना। शुष्क जलवायु का क्या होना, अनुभव होना सामान्य घटना होती है, जिसके कारण मौसलीकरण तथा सूखे का प्रकोप बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है भाई, जो जहाँ पे पेड़ पौधों को हम काट लेंगे वहाँ पे कैसा शुष्क प्रभाव होता है। जैसे ही शुष्क होगा तो वहाँ पे शुष्क के कारण क्या होगी, उसके अंदर तब्दील होता रहेगा। किसके अंदर, मरुस्थल या रेगिस्तान के अंदर।
ढलान वाले क्षेत्रों में वनों की कटाई से भूस्खलन में तेजी से होता है, क्योंकि वर्षों की अनुपस्थिति में मिट्टी की अपनी पकड़ क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है, कमजोर होती है। ढलान वाले क्षेत्र के अंदर अब वहाँ पे जो टीले लगे हुए हैं, वहाँ पे अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो सारी मिट्टी नीचे रोड पे आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रोड पे। लेकिन अगर वहाँ पे पेड़ लगे होते हैं, जैसे साइड के अंदर पेड़ लगे हुए हैं उसके अंदर, तो वो उसकी मिट्टी वहाँ पे नहीं आती। लेकिन इस वाला है ना, जैसे ये है चिबलाडा के अंदर ये और ये, जब इससे इधर से आते हैं तो कोई मिट्टी का इतना ज़्यादा शरण नहीं होता। लेकिन इस मिट्टी का जो टीला बना हुआ उसके ऊपर क्या नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है। अब ये मिट्टी कभी कभी जो पहले तो रोड पे ही पड़ी रहती थी, जब मैं उंगली वाली स्कूल में पढ़ता था तब। पेड़ लगा दिए गए वहाँ पे। हाँ, आज जैसे अब तो पेड़ लगाने के कार्य हो रहे इस तरफ ऐसे पेड़ है। हाँ, बुगदा के पास क्या बोलते हैं, बढ़ के, हाँ बढ़ के सामने, पहले तो नहीं बढ़ था, के सामने जो ट्रॉली जमीन वो है जाता टीला था। है वो। अब पेड़ लगा दिए पहले ना, तो ट्रॉली पेड़ लगा हो दिए। गया। हाँ, तो पेड़ पौधे होंगे तो मिट्टी कम नीचे होगा। तो ढलान वाले क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, भूस्खलन तेजी से होता है। क्यों होता है, क्योंकि वर्षा जो वृक्ष होते हैं उनकी अनुपस्थिति के अंदर उसकी पकड़ क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। जो मिट्टी का क्या होता है, इरोजन होता है। सोइल का क्या होता है, इरोजन होता है। इरोजन ऑफ सोइल। क्यों, क्योंकि जो ट्रीज की क्या हो जाएगी, एब्सेंसी, एब्सेंट हो जाएंगे तो क्या होगा वहाँ पे, सोइल का क्या होगा, इरोजन। इरोजन होगा। तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ आदि के कारण मिट्टी में कटाव में भी तेजी आएगी। अगर अब कोई बाढ़ आती है तो वहाँ पे अगर पेड़ पौधे नहीं है तो कटाव के अंदर क्या आएगी, तेजी आएगी। जो उर्वरता शक्ति ऊपर होती है, जो उर्वरक होती है भूमि, वो सारी का क्या हो जाएगा, शरण हो जाएगा। तुम्हारी कंप्लीट हो गया क्या? ये नहीं लिखा होगा, कम लिखा है मान। हाँ, तो कोई बात, सुन लो, ये तो कभी काम आ जाएंगे। वन तथा वन जीवों के प्राकृतिक आवास, वन तथा वन्य जीवों के क्या होते हैं, प्राकृतिक आवास होते हैं। कौन, वन, वन्य जीवों के क्या होते हैं, प्राकृतिक आवास। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। क्वेश्चन आ जाए कि प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। वनों की कटाई से जैव विविधता में सर्वाधिक क्या होता है, खतरा, जिसके कारण अनेक उपयोगी प्रजातियां क्या हो जाती हैं। तो वनों के अंदर क्या पाए जाते हैं, वन्य जीवों को क्या होता है, प्राकृतिक आवास होता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के अंदर। ये तो लिख लो तुम कि पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के अंदर। वनों की कटाई से जैव विविधता में सर्वाधिक क्या होता है, खतरा होता है, जिसके कारण अनेक उपयोगी प्रजातियां क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। वनों के द्वारा उद्योगों की विस्तृत सबसे ज्यादा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे अधिक जैव विविधता होती है। कटिबंधीय हो जाए ना, एक तो उष्ण कटिबंधीय हो जाए, कटिबंधीय में सबसे ज्यादा वर्षा हो जाए, लेकिन भी बड़े इरोजन ऑफ सोइल सूचना बेकुन पावर ज़्यादा बेकुन डेवलप हो। लेकिन जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ना, भी को मैंने सबसे ज़्यादा यहाँ पाओ कि बड़े बारिश भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन कम बचे भी गए उष्ण से, जिसको मतलब अच्छे तरीके से फल फूल जाए जी। पृथ्वी की यानी कि जो कटिबंधीय क्षेत्र है ना, तो वनों के द्वारा उद्योगों के क्या, वनों के द्वारा उद्योगों की विस्तृत श्रृंखला के लिए कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है। अत्यधिक वनों की कटाई के कारण अल्पकालिक क्या होगा, आर्थिक लाभ तो होगा, लेकिन परंतु दीर्घकालिक उत्पादकता के अंदर क्या हो जाएगी, कमी। इसलिए अत्यधिक वनों की कटाई अर्थव्यवस्था के सतत दृष्टिकोण से क्या नहीं है, अच्छी, सीधी सी बात कहना चाह रहा है। अगर वन जो उद्योग है वो क्या करें, अपने अल्पकालिक स्वार्थ के लिए, अल्पकालिक स्वार्थ का मतलब थोड़े समय के लिए स्वार्थ के लिए तुम तो क्या कर सकते हो, बड़े पैमाने पर क्या कर सकते हो, वनों की कटाई कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखे जाए तो तुम्हारी उत्पादकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वनों मिलेंगे ही नहीं, वन फिर बाद के अंदर कहाँ से क्या चीज़ काटोगे। तो इसलिए तुम्हारे अल्पकालीन समय के लिए तो सही है, लेकिन जो सतत अर्थव्यवस्था के लिए क्या नहीं है, ठीक नहीं है ऐसे। तो समझे दुष्प्रभाव क्या होंगे, एक बार देख लो वापस कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, अवशोषण बाधित हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, तापमान के अंदर वृद्धि, तापमान के अंदर वृद्धि को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं होंगी। और क्या होगा, बड़े पैमाने पर तुम पेड़ काटोगे तो प्राकृतिक आवासों का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा।
प्राकृतिक अवसरों का नुकसान होगा तो फिर बाद में जैव विविधता के अंदर क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, कमी। अगर बड़े पैमाने पर तुम वनों को काटोगे तो क्या होगा, वर्षा जल चक्र क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, जिससे हमें क्या होगी, समय पर बारिश नहीं होगी, सिंचाई के अंदर, इन सब के अंदर क्या आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी और सूखे की क्या हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी। अगर जहाँ पे जो क्या होता है, शुष्क क्या होती है, जलवायु होती है, वहाँ पे ज़्यादा क्या होता है, डिफोरेस्टेशन होता है या मरुस्थलीकरण होता है। क्या होता है, मरुस्थलीकरण होता है। अब तुम्हारे अल्पकाल के लिए तो तुम क्या कर सकते हो, वनों की कटाई में तुम्हें क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हें फायदा हो सकता है क्या, नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारे सतत आर्थिक विकास के लिए क्या नहीं है, ये सही नहीं, ये सारी चीज़ थी। और क्या था, एक इम्पोर्टेंस क्या था वनों का, इम्पोर्टेंस के अंदर हमें क्या करवाते हैं, स्वच्छ जल उपलब्ध करवाते हैं, खाद्य जो फूड प्रोवाइड करवाते हैं, औषधि प्रोवाइड करवाते हैं, और क्या है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, कार्बन स्टोर के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और क्या कार्य करते हैं, जो वर्षा का जल जो ना, वर्षा का जो कह रहे नियमित रूप से क्या चक्र चलता रहेगा, जिससे मतलब हमें सिंचाई के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्या होगा, 50% से अधिक का क्या है, जैव विविधता, जो मतलब 50% से अधिक जीवों का प्राकृतिक आवास क्या है, वन है। अगर उनको वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बेघर हो जाएगा। 1.6 अरब टन लोगों का क्या पे रोजगार है, रोजगार कौन है, वन है। अगर तुम ये करो तो उनका रोजगार छिन जाएगा। और क्या करेंगे, अगर तुम क्या करोगे, वनों की कटाई करोगे तो बाद के अंदर जो वो वाष्पों की क्रिया करते हैं कौन, जल, तो बाद के अंदर बादल नहीं बनेंगे, वर्षा नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हो गई, ये हो गया, इम्पोर्टेंस हो गया। क्या है वो, निम्नीकरण डिफोरेस्टेशन, क्या मानवीय गतिविधियों के कारण बड़े पैमाने पर क्या करते हैं ना, वनों की कटाई करते हैं। क्या जिसके कारण क्या है इसके करने के, एक तो कुछ प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, कुछ मानवीय कारण हो सकते हैं। जो प्राकृतिक कारण है तो वो तो जलवायु हो सकती है, बाढ़ होती है, सूखा हो सकता है, ये हो सकता है। परजीवियों का क्या, परजीवी क्या होते हैं, परजीवी टिड्डी वगैरह, यानी कि जो परजीवी थे जो दूसरे जीव के आ सकते। लेकिन अब क्या आ गए, उन्होंने यहाँ पे जैसे माइग्रेशन करके इधर आ गए, फिर बाद के अंदर जैसे कभी कभी टिड्डी का आक्रमण हो गया, वो क्या है, वो क्या है, नुकसानदायक है, जो पादपों को ऐसा कुछ नुकसान। लेकिन ये तो बहुत लिमिटेड है। ज़्यादा प्रदूषण तो ज़्यादा मतलब डिफोरेस्टेशन तो किसके कारण होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, एग्रीकल्चर के अंदर। कितना परसेंट, 80% क्या करते हो, एग्रीकल्चर के अंदर क्या करते हो तुम, वो करते हो, डिफोरेस्टेशन करते हो, जिसके कारण। और फिर बाद के अंदर रॉ मटेरियल के रूप के अंदर क्या करते हो, लॉबिंग के अंदर रॉ मटेरियल कितना परसेंट, 14%, कितना परसेंट, 14%। और 5% क्या करते हो तो लकड़ी का जलाने, जो क्या होती है, वन करने के अंदर, किसको, ईंधन के रूप में, वुड को क्या करने में, बंद करने के अंदर, क्या करने के अंदर, बंद करने के अंदर। ऐसा 14 ही होगा तो 15। चलो, नवीनीकरण का नियंत्रण के उपाय। अब व्यक्तियों की भूमिका, हम मतलब इंडिविजुअल पर जो हमारी क्या हो सकती है, जो हम हैं, हम क्या कर सकते हैं। व्यक्ति, कोई सरकार तो कर रही है भाई, विश्व के आधार पर भी कर रहे हैं, सरकार गवर्नमेंट के आधार पर भी हो रहा है, लेकिन हम व्यक्ति के तौर पर क्या कर सकते हैं। हमें कौन सा फॉर्मूला अपनाना चाहिए, 3R का, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। एक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में कौन सा फॉर्मूला अपनाना चाहिए, 3R का। कौन सा, 3R का, उसका मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस मतलब कम करो, किसका, मतलब इनका जो ये आता है। रीयूज करो, बार बार क्या करो, इसको उपयोग करो। अगर तुम्हें जब तक कोई चीज़ पूर्ण तरीके से खराब नहीं हो रही थे तब तक क्या मत करो, उसको फेंको मत। तुम क्या करते हो, एक बार करते हो और फिर बाद के अंदर दूसरी ले लेते हो। रीयूज करना सीखो, रिसाइकल करो। अब तुमने जो इसका जो पूर्ण तरीके से उपभोग कर लिया, अभी भी इसका कोई कुछ बन सकता है, तो उसके लिए क्या करो, रिसाइकल। तो अपने दैनिक जीवन में कौन सा फार्मूला अपनाना है, 3R का, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का के सिद्धांत को अपनाकर वनों की कटाई को नियंत्रित करने का अपना योगदान कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला अपनाना है अपने, 3R, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ऐसा। इसके अलावा एक व्यक्ति नवीनीकरण के नकारात्मक परिणामों के बारे में जागरूक कर सकता है, वृक्षारोपण को कर सकता है। ये
क्या कर सकते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं डिफोरेस्टेशन के लिए क्या करते हैं, जागरूक कर सकते हैं लोगों को, बता तो सकते हैं ना कि यार हम अगर पेड़ों को ज़्यादा कटाई करेंगे तो हमें ये नुकसान होंगे। पेड़ लगा भी सकते हैं ना, और पेड़ों की कटाई रोक भी तो सकते हैं। ये सारे काम कर सकते हैं। व्यक्ति के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, 3-4 कार्य कर सकते हैं। एक तो कौन सा फॉर्मूले पे कार्य करना है, 3R के फॉर्मूले, कौन सा है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के आधार पर क्या करना है, कार्य करना। और बाद में और क्या करना है, जो हम वनों को क्या करने कटाई के लिए अवेयर कर सकते हैं कि क्या वनों की कटाई करने से क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, उनसे क्या करना है, अवेयर करवा देना। किसको, पीपुल्स को, जो पब्लिक के अंदर, पब्लिक डोमेन के अंदर क्या करें, अवेयरनेस फैलाएं कि ये होगा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, हमारा तापमान बढ़ जाएगा। अब भी कितना तापमान बढ़ा हुआ है, अगर हमने और वन काटे तो हमें और गर्मी के अंदर लू चलेंगी, फिर बाद में हमारी फसल खराब होंगी, हमारे खेत भी क्या हो जाएंगे, वीरान हो जाएंगे, हम बंजर भूमि हो जाएगी। ये सारे ऐसे क्या कर सकते हो, अवेयर तो कर सकते हो। अगर कोई वनों को काट रहा है तो उसको क्या कर सकते हो, कटाई को रोक सकते हो कि भाई ऐसे ऐसे क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। और फिर बाद के अंदर क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी हमारा जो बर्थडे आए चाहे और कुछ आए, उसके आधार पर अदर एक्टिविटी करते हैं, इसके आधार पर क्या करें, हम पेड़ों का क्या करें, लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाएं, पेड़। और भारत सरकार ने अभी एक अभियान चला रखा है, कौन सा, एक पेड़ माँ के नाम। ऐसा क्या कर सकते हैं, अभियान चला, एक माँ के लिए पेड़ तो हम भी लगा ही सकते हैं। तो भारत की पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़। अब 140 करोड़ के अंदर कितनी माँ होंगी, अगर वो भी एक एक क्या पेड़ लगाएंगे तो कितने पेड़ लग जाएंगे। एक माँ तो सबकी है, नहीं 140 करोड़ की थोड़ी माँ है, तो 140 करोड़ माँ ही थोड़ी है। तो मेरी मम्मी है, उसकी भी माँ तो है, उसके नाम पे लगाई जाएगी, मम्मी तो लगाएगी। और पापा, इसकी नानी है, इसके माँ के नाम पर लगाएगी, मतलब इसकी नानी की माँ खुद की माँ के नाम। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हाँ सही है, सही बोल रहा है। 140 करोड़ क्या लग जाएगा, उसकी डेथ हो गई वो अलग बात है, लेकिन वो माँ के नाम पे लगा रहे। अपने पापा भी लगा देंगे, कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। और क्या है भाई, डाउट ही क्या हो गया। इसके अलावा एक व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या क्या 3-4 काम कर सकता है, कौन कौन से काम कर सकता है, जागरूकता फैला सकता है, घर घर क्या लगा सकता है, पेड़ लगा सकता है, उनको अवेयर कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कर सकता है, कोई कैंपेन चला सकता है, ऐसे सारे। और कौन से फॉर्मूले पर चलना है हमसे, 3R फॉर्मूले। वन में जाओ कभी क्या करो, हम क्या करेंगे, 3R फॉर्मूला, क्या 3R। गैंग भी बनाओ तो कौन सी बनाओ, 3R। वो क्या करे, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल करे। 777 को क्या कर दो, हटा दो। 009 को क्या कर दो, हटा दो। महाकाल को क्या कर दो, हटा दो। इसके तरह कौन सी गैंग बनाओ, 3R। क्या करना हो, 3R। ऐसे कर सकते हैं। फिर सरकार की भूमिका, सरकार की क्या भूमिका हो सकती है, वनों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित रणनीतियाँ क्या की जा सकती हैं, लागू की जा सकती है। जैसे वनों की अवैध कटाई को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाकर कानूनों को सख्ती से क्या किया जाए, क्रियान्वयन किया जाए। अब फिर वाले आते तो हैं, लेकिन क्या खोजते हैं, खाड़ा, क्या खोजते हैं, कुल्हाड़ी। अब कुल्हाड़ी के कारण वो क्या नहीं करते, ज़्यादा डरते नहीं। अब वो करते भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेके चले जाएगा, एक कुल्हाड़ी लेके। लेकिन वहाँ पे ऐसे पाबंदी कर दे कि अगर किसी भी जो 18 साल से मतलब अधिक का लड़का है, अगर वो क्या किया, वनों की कटाई किया, तो कोई भी जॉब के अंदर फॉर्म नहीं भर सकता। एक भी लड़का नहीं जाएगा, जवान तो जाएगा क्या। मेरी मम्मी ने तो वापस इसलिए भेजा, मैंने ऐसे बोला कि मैं कभी फॉर्म ही नहीं भर पाऊंगा, तो उनके छोड़ क्या कर, छोड़ और चल घर पे। कि अगर यही मेन मुद्दे की बात तो यही है, इसी के लिए तो जिंदगी भर पढ़ा है, तो बस यहाँ पे मतलब फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। तो ऐसे क्या करो, सख्ती से क्या करो, पालन करवाओ। किसका, कानूनों का। कानूनों को क्या कर दो, सख्त कर दो, जो वनों की कटाई के अंदर क्या हो, कमी हो। फिर सरकार संरक्षित वनों की संख्या तथा उनके क्षेत्रफल को बढ़ाया जाना चाहिए। जो सरकार किसी वनों को और इनको संरक्षित करती है, उनका क्षेत्रफल और वनों की संख्या करो, बढ़ाओ। अगर पहले 50 का संरक्षण करे तो अब कितने का करे, 100 का, 150, 200 का, ऐसे क्या करो, बढ़ाओ, जिससे क्या हो, वनों की कटाई क्या हो, कम हो। बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बांध आदि के निर्माण योजनाओं में वन क्षेत्रों को कम नुकसान पहुंचाना चाहिए। जैसे बुनियादी, जैसे सड़क हो गई, बांध हो गई, आदि के निर्माण योजनाओं में वन क्षेत्रों को कम नुकसान पहुंचाना। जैसे क्या है, थोड़े दिन पहले आंध्र प्रदेश के अंदर क्या एक उद्योग वहाँ पे लगा रहे, तो उसके लिए क्या कर रहे हो,
कितना बड़ा जो एकदम अच्छी तरीके से एग्जिस्ट कर चुका है, वो एकदम अच्छे तरीके से जैव विविधता वहाँ पे संपन्न, जैव विविधता से संपन्न क्या है, वन है, उसकी क्या करे हो तुम कटाई। अच्छी बात है क्या ये? तो ऐसी के कह रहा हूँ, अगर तुम कोई सड़क भी बनाओ, बांध भी बनाना हो, तो कम से कम क्या करो, वहाँ पे पेड़ों की कटाई करो, कम से कम। अगर सड़क मिल रही है यार, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ है, तो सड़क को क्या कर दो, डाइवर्ट कर दो। क्या कर दो? ऐसा नहीं कि वहाँ पे पेड़ पौधों को काट दो। ये किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार की। जलवायु मंत्रालय, जो वन मंत्रालय होता है, वो क्या करता है, वो क्या करते हैं, उससे क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेने, अप्रूवल लेना पड़ता है। ऐसा दे ही मत जहाँ पे क्या हो, पेड़ पौधे हों। तो सारी चीज़ क्या होनी चाहिए, चेक होनी चाहिए। अभी जो रोड बन रहे हैं ना, वो मतलब जो ग्रीन फील्ड रोड बन रहे हैं, उनको जो पेड़ है ना, उनकी जगह दूसरे पेड़ लगाए जा रहे हैं। जो पेड़ सामने आ रहे हैं उनको दूसरी जगह लगाए जा रहे हैं। जैसे कोई जंगल से रोड गुजर रही है तो फ्लाईओवर बनाएंगे, है ना, या फिर फ्लाईओवर से उनके लिए ग्रास लैंड बना के उनके लिए ज़मीन पे जा रही है क्या रोड, दोनों तरफ क्या लग रहे हैं, बैरिकेड। एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूँ। और फिर ऊपर से क्या बनाएंगे, पास ऊपर से बना दे। ऐसा कुछ ऐसा करो जिससे क्या हो, कम से कम क्या हो, जिससे पेड़ों का हैबिटेट नुकसान ना हो। एक दूसरी जगह जा सके। हैबिटेट यानी हैबिटेट जे मतलब जब जीव जैसे जंतु ऐसे दूसरी जगह जा है, सके। ऐसे जैसे तुमने ये क्या किया, नहीं यहाँ पे सड़क बना दी। अब ये क्या था, पूरा जंगल। अब इनके बीच में, अरे यहाँ पे ऐसे मान लो कि सड़क तो थोड़ा क्या है, थोड़ा सा वो, यहाँ पे बना दो बांध। अब ये बाउंड्री होगी, पहले एक वन था, अब ये क्या हो गया, दो हो गई। अब इधर वाले इधर नहीं जा सकते, इधर वाले इधर नहीं जा सकते। अब इसमें भी होता है, सड़क के अंदर भी ऐसा होता है, ऐसे बनाने के बाद में इधर वाले इधर जाते हैं, इधर वाले इधर जाते हैं, तो एक्सीडेंट के क्या होते हैं, शिकार होते हैं। उनके क्या करो, पुख्ता इंतजाम करो। या यहाँ पे क्या बना दो, फ्लाईओवर बना दो, ऐसे कि जहाँ पे जो पेड़ पौधे की सघनता ज़्यादा है, वहाँ से ऊपर से बना दो, और नीचे क्या रहने दो, वन रहने दो। ऐसे ऐसे क्या कर दो, इंतजाम करो। पेड़ों को क्या होना चाहिए, कम से कम नुकसान क्यों होना चाहिए, कम से कम जो हमें स्वच्छ जल, फूड, औषधि, ऑक्सीजन, रोजगार, जलवायु परिवर्तन, तापमान को कम करना, ये सारे काम कौन करें, वन। अगर तुम उनको क्या नुकसान पहुंचाओगे तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इंक्रीज। बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बांध आदि की निर्माण योजनाओं में वन क्षेत्रों को कम करने को क्या करना चाहिए, कम नुकसान पहुंचाना चाहिए। कृषि उद्योग जैसे हाइड्रोपोनिक्स में निवेश तथा तकनीकों को बढ़ाकर किसानों को पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों अपनाते तो करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। कौन सी, हाइड्रोपोनिक्स कृषि। कौन सी होती है हाइड्रोपोनिक्स कृषि? ये तो प्रकाश पे लाएगा सारी बात को। बात तो जमीन कृषि है। अरे तुमने लगा रखी है हाइड्रोपोनिक्स, ये बता देखो तो ड्रिप लगा करी ना। हाइड्रोपोनिक्स कौन सी होती है, हैं? हाइड्रोपोनिक्स की थारे पन्ने ड्रिप लगा लगा रखे माउस सुना, पन्ने लगा मिर्ची रे बाबू ड्रिप लगा दी। आज बुझ चालू हो जाए सारा सिस्टम। ऐसे क्या करना, वो हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स हां अब घर के लगा सामने दिया नहीं तो अब लगाया, पहले बिछा दिया सब लगा। एक इस प्रकार से भी हो सकती है कि तुम्हारे मकान के ऊपर क्या लगा दो, तुम ऐसे मतलब मिट्टी के वो लगा दो, और फिर बाद के अंदर क्या बना दो, ऐसे प्लेट लगा दी, इस पर प्लेट के ऊपर क्या कर दो, पेड़ पौधे बो दो, फिर इसके ऊपर एक प्लेट और लगा दो, फिर पेड़ पौधे यहाँ पे पेड़ पौधे लगा दो, इसके ऊपर एक प्लेट और लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, जितने खेत के अंदर होते हैं यहाँ पे बढ़ाते जाओ, यहाँ पे क्या कर लो, खेती कर लो। और फिर उसका उचित जैसे ये, जैसे तुम हाइड्रोपोनिक्स लगा रखे वैसे क्या लगा दो, नल लगा दो, यहाँ पे पानी जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। उसमें जो मिट्टी नहीं होती वहाँ पे, उसके अंदर पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स, पानी के अंदर जो मतलब एक बार तो चाहिए थोड़ी बहुत, तो जो उनको रखने के लिए, तो फिर बाद के अंदर न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे उसके अंदर, उसको क्या करने के लिए, पोषण युक्त प्राप्त करने, जो सॉइल से जो मिलते हैं, क्या पोषण मिलते हैं, वो क्या करवाएंगे हम, जो न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से क्या करो, जो न्यूट्रिएंट्स हम पानी के माध्यम से क्या करवाएंगे, प्रोवाइड करेंगे, लेकिन थोड़ी मात्रा के अंदर तो चाहिए होगी। जैसे मैं दिखाऊंगी तुम्हें हाइड्रोपोनिक्स, यो अभी तो बताइए जो। अरे ऐसे अभी लगाए होंगे दिन में, है ना। ये हाइड्रोपोनिक्स। दोस्तों हाइड्रोपोनिक खेती क्या होती है, यानी कि सॉइल लेस फार्मिंग, बिना मिट्टी खेती क्या होती है, मैं आपको आज दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये पालक की खेती है, और नीचे से देखिए मिट्टी नहीं है, ये केवल स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर पूरा फिट किया गया है। इसमें क्या होता है कि लिक्विड है,
पानी सीधा वहाँ से टंकी से आता है और उस टंकी में न्यूट्रिशन डाला रहता है जो भी इसको लगता है NPK वगैरह, और इसमें से इसमें अंदर जाता है और फ्लो होके वो पाइप से बाहर जाता है, ये देखिए, और वही फिर टंकी में जाता है। मतलब एक ही पानी 1000 लीटर पानी कम से कम 15 से 20 दिन चलता है। इसमें बहुत कम पानी लगता है और इसके अंदर भी देख सकते हैं ये पानी फ्लो हो रहा है, ये देखिए, और इसकी जड़ें भी देख सकते हैं कैसे ग्रो हुई है। और इसको हर 15-20 दिन पे इसको कट करेंगे फिर ये उगता है। ऐसे 3 से 4 बार पालक का हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद इधर लेट्यूस भी लगा हुआ है, देख सकते हैं हाइड्रोपोनिक सिस्टम के ऊपर, ये देखिए पूरा स्टैंड है नीचे से। रिजल्ट के नीचे आलू जी नीचे ऊपर देखो, नीचे में ऊपर भी ये इजरायली के मना ही नहीं है। अभी हमारे छत के ऊपर भी बना ले तो आलू बना रोटी खा ले। लीजिए। दोस्तों कुछ दिन पहले हमने ये एरोपोनिक्स टावर अब मंगाया देखो, था, ये छत के जिसमें ऊपर लगा बहुत कम रखा है। स्पेस में वर्टिकली बहुत सारे प्लांट्स लग जाते हैं, वो भी बिना मिट्टी के। आज इसके अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका आपको सेटअप करके दिखाएंगे। 10 kg की एक बड़ी पेटी के अंदर ढेर सारी चीजें निकलती है, जैसे सबमर्सिबल मोटर, ये टाइमर जैसे टाइम अपने आप ही सिस्टम चलता रहता है। इसके अलावा क्ले बॉल्स का पैकेट आया और आएगी ओएसएस क्यूब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं में नर्सरी डाली जाएगी प्लांट्स की। इसके अलावा ढेर सारे नेटेड कप्स और हाफ कप्स आए हैं जो इस टावर को प्रिपेयर करते हैं। ये मतलब उस ऊपर दोस्तों कुछ दिन पहले हमने ये एरोपोनिक्स टावर मंगाया था, की मदद से आज देखिए कैसे हम एरोपोनिक्स का टावर सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले इन फ्लैप्स को आप ऐसे इस तरह के खेती को एरोपोनिक कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे खास बात यह है कि इसे मिट्टी का जरूरत ही नहीं पड़ता है, केवल आपको गोभी का तो बड़ा बड़ा काट दे वीडियो। ये देखो, भूख में कुछ भी मत खा, कुछ टेस्टी खा। नया स्निकर्स पीनट ब्राउनी, कुछ टेस्टी खा। जैसे आईना हकीकत दिखाए, वैसे ही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट खबर का सच दिखाए। दैनिक भास्कर ऐप पर। ऐसे क्या लगा दे, नीचे भी लगेगा ऊपर भी लगेगा। मिट्टी थोड़ी चाहिए। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, किसान भाई जिनके पास जमीन कम है या शहर के अंदर जो लोग बाग रहते हैं किचन गार्डन का शौक रखते हैं, वो भी एक बिजनेस मॉडल डेवलप कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज हम रतलाम के अंदर जो कि मध्य प्रदेश में है हाइड्रोपोनिक सेटअप पे आए हैं। हम आपको जानकारी हम चला दो, दिखा दो यहाँ पे। देख ली हाइड्रोपोनिक्स, देख लिया ये क्या है हाइड्रोपोनिक्स। और जो बूंद बूंद की सिंचाई वाली है वो भी हाइड्रोपोनिक्स के अंदर आती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पर वो कम आती है, ऐसे ये आती है। तो आ गया। तो कृषि के अंदर हम कृषि से क्या, अभी हाइड्रोपोनिक्स के लिए क्यों बोला है? तुम क्या कर रहे हो, जंगलों को जलाते हो, स्थानांतरित कृषि करते हो, जैसे 80% क्या होता है नुकसान होता है वनों को। और तुम हाइड्रोपोनिक्स खेती तो कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हें कुछ काटने की जरूरत ही नहीं, अच्छी तरीके से क्या करो, खेती करो। हाइड्रोपोनिक्स में निवास तथा तकनीकों को बढ़ाकर किसानों को पर्यावरण के अनुकूल क्या होना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर अकुशल कृषि पद्धतियाँ जैसे झूम तथा स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगाकर वनों का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। अवैज्ञानिक कृषि, अकुशल कृषि क्या है, झूम में क्या स्थानांतरित, इनके ऊपर क्या लगाओ, प्रतिबंध लगाओ। क्या लगाओ, प्रोहिबिटेड करो इनको। लकड़ी की मांग को कम करने के लिए इसके विकल्पों को उत्पादन तथा उपयोग को सुगम बनाना चाहिए, जैसे बांस की लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाना चाहिए। अब इसके क्या ढूंढो, जैसे विकल्प ढूंढो, जैसे चाय का विकल्प क्या है, कॉफी, क्या है कॉफी, तो ऐसे विकल्प ढूंढो। किसका, लकड़ी का विकल्प ढूंढ लो, क्या, बांस, जिससे क्या होता है, प्रदूषण कम होता है। कहना ये चाहता है भाई तुम वुड प्रिजर्वेट ये वुड को जलाओ, तो ऐसे नहीं कि तुम सागवान की लकड़ी को जला दो। अरे लकड़ी को जला दो, इसका मतलब है ये है कि तुम जलाओ, चंदन की लकड़ी को जला दो तुम कभी। ऐसा था कि जो महंगी चीजों को ना जला के, मतलब जो 10-25 साल हो गई
25 साल से एक पेड़ बनाया, इतना सा छोटा सा पेड़ बनाया, उसको जला दिया 5 मिनट के अंदर। ऐसा होता है कि और वन जो रोज बांस तो होता है ना, कितना- बांस कितना तो थोड़ी लंबा देर बढ़ता के है अंदर ही क्या होता है, थोड़े दिनों के अंदर बढ़ जाता है और वो भी बहुत बढ़ता है। तो मतलब 5 इंच थोड़े दिन के अंदर क्या हो जाती है खेती। 5 फुट। तो ऐसा, तो उसका क्या कर लो, बांस का क्या करो, प्रयोग करो। इसके मतलब क्या ढूंढो, विकल्प ढूंढो। जैसे चाय का विकल्प क्या है, कॉफी का विकल्प क्या है, चाय। ऐसे ढूंढो। वनों की कटाई हो चुकी है भूमि क्षेत्रों पर, नए क्या वनीकरण का क्या करो, अभियान चलाओ। जहाँ पे क्या हो चुकी है वनों की कटाई, वहाँ पे क्या चलाओ, वनीकरण के क्या चलाओ, वो चलाओ। तो अब चलो सरकार की भूमिका के अंदर एक बार फिर से देख लेते हैं हम। क्या करो, कानूनों को सख्त करो। क्या करो, सख्ती से क्या करवाना चाहिए, पालन। हाइड्रोपोनिक्स का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। अकुशल कृषि को क्या करना चाहिए, प्रतिबंध। क्या करना चाहिए, प्रोहिबिटेड। और कृषि जो लकड़ी के क्या विकल्प ढूंढो। क्या ढूंढो, विकल्प। जैसे बांस का प्रयोग करो, किसको, लकड़ी को जलाने के लिए। और अवैध कटाई को क्या करो, रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को क्या करो, सरकार के द्वारा वन संरक्षित क्षेत्रों की संख्या में क्या करो, बढ़ोतरी करो। ये सारी बातें समझ में आया क्या, यही है। फिर अब की एक तो हमने स्थानीय स्तर पर किए। स्थानीय स्तर पर हमने क्या किया, स्थानीय स्तर पर हमने 3R का फॉर्मूला लेंगे। कौन सा, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। और क्या करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे। क्या फैलाएंगे, अवेयरनेस, जागरूकता फैलाएंगे। और क्या करेंगे, वनों की कटाई को रोकेंगे। अत्यधिक क्या करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। ये तो क्या करेंगे हम इंडिविजुअल लेवल पर। क्या करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत तौर पर। अब फिर बाद में सरकार की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, सरकार कानूनों को क्या करे, सशक्त करे, सख्त करे। क्या करे, सख्त करे। जो सरकार के जो संरक्षित वन है उनकी संख्या में क्या करे, बढ़ोतरी करे। क्या करे, बढ़ोतरी करे। और वनों की जो लकड़ी के जो क्या है विकल्प ढूंढे जाएं। जैसे बांस का प्रयोग किया जाए, किसको, लकड़ी को जलाने के लिए। और क्या किया जाना चाहिए, बताओ जरा। हाइड्रोपोनिक्स की खेती करो। और क्या करना चाहिए, और वो क्या नाम न्यू है, टेक्नोलॉजी लाई चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर। न्यू टेक्नोलॉजी का जैसे हाइड्रोपोनिक्स हो गई। और क्या करो, अकुशल कृषि, झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि को क्या करो, प्रोहिबिटेड करो। क्या करो, बैन करो और प्रतिबंधित कर दो। रोकने का उपाय करो। और नवनीक जो अब जहाँ पे क्या हो गई, पेड़ों की कटाई हो गई, वहाँ पे क्या करो, वनीकरण करो। वहाँ पे क्या लगाओ, फिर से वन लगाओ। ये क्या कर सकते हो, ये तो सरकार के लेवल। अब क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या प्रयास हुए हैं वनों को रोकने के लिए। तो एक तो है UN रीड कार्यक्रम, UN रीड, द यूनाइटेड नेशनल प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। किसके अंदर, ये क्या है, UN रीड की फुल फॉर्म, ये तो जो भी है। अब क्या है, UN रीड, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या सहयोगात्मक कार्यक्रम है जिसके तहत विकासशील देशों में न्यूनीकरण तथा वन निम्नीकरण में कमी लाकर उत्सर्जन को क्या करना, नियंत्रित किया जा सके। क्या करना चाहिए, यह संयुक्त राष्ट्र का क्या एक सहयोगात्मक कार्यक्रम है। क्या है, सहयोगात्मक कार्यक्रम है जिसके अंदर क्या करता है, नवीनीकरण को कम करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जो नवीनीकरण का उत्सर्जन उन क्या कर रहे हैं, कम करने का प्रयास। इस कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर एक कोप हुई थी, वो कौन सी थी, 1997 के अंदर। COP 21 के बाद ना 21 98 के अंदर, भाई जी 97 में भी 96 तो भाई जी कौन सी पहले 96 के अंदर, 97 तो कोई प्रोटोकॉल हो गया, 96 के अंदर। रियो समिट अरे रियो सम्मेलन की जो UNFCCC की दूसरी उस वो भी कहाँ पे थी, स्विट्जरलैंड। और यहाँ पे इसका क्या है, मुख्यालय किसका, UN रीड का। किसका, UN रीड कार्यक्रम का। ये इसी के अंदर बाद में चलाया गया था। यहाँ बाली एक्शन प्लान के अंदर क्या लाया गया था, इसको UN रीड कार्यक्रम को लाया गया था। किसके अंदर, बाली एक्शन प्लान कब हुआ था, COP 13 के अंदर, 2007 के अंदर, COP 13 2007। और बाली एक्शन प्लान के अंदर क्या लाया गया, UN रीड कार्यक्रम। क्या लाया गया, UN रीड। और 4 पिलर भी लाए गए थे, किसके, जहाँ पे काम करना है। यह कार्यक्रम, अच्छा नीचे लिखा हुआ है,
कहाँ सिटी पर आम जाए। ये कार्यक्रम बाली एक्शन प्लान 2007 में UNFCCC के सदस्य देशों द्वारा लिए गए फैसले की अनुपालना में क्या किया गया, आरंभ किया गया। 8 से आरंभ किया गया। और ये कार्यक्रम 2 भागों में क्या था, विभाजित था, एक तो रीड और एक रीड प्लस। तो सीधी सी बात है, एक बार फिर से देख लो इसको, क्या है ना कि जो UN रीड कार्यक्रम क्यों लाया गया कि संयुक्त राष्ट्र का क्या सहयोगात्मक कार्यक्रम है जिसके अंदर डिफॉरेस्टेशन को क्या करने का कम करने का क्या करता है, कार्य करता है। इसका मुख्यालय क्या है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और ये कार्यक्रम कहाँ पे लाया, बाली एक्शन प्लान 2007 के अंदर, क्या UNFCCC की कौन सी बैठक के अंदर, COP 13 के अंदर 2007 के अंदर, कहाँ पे, बाली के अंदर। और ये कार्यक्रम कितने भागों में विभाजित है, 2 में, एक तो रीड और एक रीड प्लस। रेड प्लस। इस कार्यक्रम को खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इस कार्यक्रम को खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक तो UNDP और एक इसको FAO तथा राष्ट्रीय तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNP, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम की सहयोग भूमिका एवं तकनीकी विशेषता के आधार पर बनाया गया। इसके अंदर कितने आदमी थे, मतलब कितनी संस्था थी, 3, एक तो FAO और एक UNDP और एक है UNDP, UNDP। एक तो क्या है, कार्यक्रमों को खाद्य एवं कृषि संगठन, जो क्या है फूड एसोसिएशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये तो कौन सा था, FAO। और फिर ये क्या था, UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक है UNEP, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये 3 क्या थे, संगठन। इनके आधार पर जो इनकी टेक्नोलॉजी को और इनको साझा करके क्या लाया गया, विशेषता स्पेशलिटी के आधार पर क्या लाया गया, ये रीड कार्यक्रम लाया गया, रेड कार्यक्रम। इसके तहत विकासशील देशों में रेड प्लस को प्रभावी करने हेतु आवश्यक तकनीकी क्षमताओं में उनका सहयोग किया जाता है तथा रेड प्लस के तहत जो परिणाम आधारित भुगतान किया जाएगा उसके लिए UNFCCC की आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या किया जाएगा, सहयोग किया जाएगा। अब क्या है, रेड प्रोग्राम क्यों लेके आए, ये इसको UNDP रेड प्लस को विकासशील देशों के अंदर रेड प्लस को क्या करना है, प्रभावी करना है। इसलिए कौन सा लेके आए, रेड। तो विकासशील देशों में रेड प्लस को प्रभावी करने हेतु आवश्यक तकनीकी क्षमताओं में उनका सहयोग किया जाता है। किसके तहत, रेड प्रोग्राम के तहत। अरे रेड प्रोग्राम के अंदर हम विकासशील देशों की आवश्यकताओं तकनीकी सहायता क्यों प्रोवाइड करवाएं, इनको क्यों करवाएं कि एक तो डिफॉरेस्टेशन को क्या करना है, कम करना है, और उन्हें रेड प्लस के अंदर क्या लेके आना है। तथा रेड प्लस के तहत जो परिणाम आधारित नुकसान किया जाएगा उसके लिए UNFCCC की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग किया जाएगा। अब क्या रेड प्लस के अंदर कौन है, विकसित देश हैं। क्या अब जो विकसित देश क्या करवाएंगे, जो मतलब कहीं पे क्या नुकसान हो गया और उसका क्या करवाएंगे, भुगतान देंगे। उसका प्रयोग UNFCCC के क्या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा, यूज में लिया जाएगा। उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या किया जाएगा, पूरा। समझ नहीं आ रहा है, बता दो दोबारा। इसके अंदर 2 प्रोग्राम है, एक तो कौन सा है, रीड, एक तो रीड, और एक है रीड प्लस, रेड प्लस। अब ये इसके अंदर ये तो सीधा पहले रेड देख लो एक बार, रेड प्लस। रेड एक प्रक्रिया है जिसके UNFCCC के सदस्य देशों द्वारा क्या विकसित किया गया है। UNFCCC के सदस्यों द्वारा क्या किया गया, इसको डेवलप किया गया। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में नवीनीकरण तथा वन नवीनीकरण में कमी करने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना, वनों का सतत प्रबंधन एवं वनों के द्वारा अवशोषित किए जाने वाले कार्बन की मात्रा में क्या करना है, बढ़ोतरी करना है। इस कार्यक्रम के तहत वनों को जितना कार्बन संग्रहित किया जाता है उसके लिए वित्तीय मूल्य प्रदान किया जाता है। जैसे UNFCCC के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर कार्बन का संग्रहित करने के लिए क्या देते हैं, पैसे देते हैं। क्या देते हैं, वित्तीय मूल्य प्रदान करते हैं। किसको, विकासशील देशों को। क्यों करवाते हैं कि अधिक से अधिक क्या लगाएं, ऐसी परियोजनाएं लगाएं, ऐसे ऐसे पेड़ लगाएं जिससे क्या उसके
कार्बन का क्या अवशोषण हो सके, इसके लिए क्या लाए गए ये कार्यक्रम। अब इन सारी चीज़ों के ये रेड प्लस के अंदर कार्य कर सके, इसको लागू करवाने के लिए क्या लेके आए, रेड लेके आए। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो विकसित देश है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं किसके अंदर, इनके अंदर, कि जो ये रेड प्लस की क्या कर सके, फायदा उठा सके। तो रेड के अंदर क्या करते हैं, इस कार्यक्रम के मतलब ये तो होगा, इसके तहत विकासशील देशों को रेड प्लस को प्रभावी करने हेतु आवश्यक तकनीकी क्षमताओं में उनका सहयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, सहयोग किया जाता है। कैसा सहयोग किया जाता है, तथा रेड प्लस के तहत जो परिणाम आधारित भुगतान दिया जाएगा उसके लिए UNFCCC की आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या किया जाता है, सहयोग किया जाना। और जो रेड प्लस के अंदर क्या होता है, जो इनके ये हैं क्या, नवीनीकरण को, इनको रोकने के लिए, प्रबंधन करने के लिए, कार्बन का इमिशन को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, या अवशोषण करते हैं कौन, विकासशील देशों में, इसको क्या करवाते हैं, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाते हैं। इसके जो ये सारी चीजें ये किसके वजह से अवेयर कर रहे हैं, रेड के माध्यम से, कि जो भी हमें जो परिणाम भुगतान दिया जाएगा वो किसके तहत दिया जाएगा, रेड के तहत तुम्हें अवेयर कर रहे हैं कि तुम रेड प्लस की क्या करो, गतिविधियों का क्या लो, फायदा लो, जहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं उनका करो फायदा लो। इसके लिए क्या किया रखा है, रेड प्लस। समझ में आएगा अभी, एक बार इसको पढ़ लो, जो समझ में आ जाए वैसे ही खुद ही पढ़ लो। तुम्हारे है नहीं क्या, ओके, दो भागों में बांटा है, रीड और रेड प्लस। ये तो हो गया। अब देखो रीड है, जो रेड है वो क्या है, जो ये इसके तहत क्या करते हैं, जो विकासशील देश है ना, कौन है, विकासशील देश, विकासशील देश, वो रेड प्लस के क्या कर सके, प्रभावी कर सके। अब रेड प्लस के, रेड प्लस के अंदर विकासशील देश क्या करेंगे, विकासशील देश क्या करेंगे, कार्बन का इनका उत्सर्जन क्या करेंगे, कम करेंगे। क्या करेंगे, कम करेंगे, नवीनीकरण इनको सबको कम करेंगे। अब ये ऐसे ही कर लेंगे क्या, इनके पास ना तो कोई टेक्नोलॉजी है, ना इनके पास और कुछ चीज़ें, वो इनके कम हो जाएगी। ये तो मतलब इनकी टेक्नोलॉजी तो इतनी ख़राब है कि ये जो पेड़ पौधे तो क्या समेट ही नहीं पाते, इनका प्रदूषण एरिया है या जो भी ये बंद करते हैं वो चीज़ें। तो इस चीज़ों के लिए क्या करवाएंगे, रेड प्लस के, जो रेड के तहत क्या करवाएंगे, उसको तकनीकी देंगे। क्या देंगे, तकनीकी। तकनीकी क्यों दे रहे हैं, कि ये रेड प्लस का कह सकते हैं फ़ायदा ले सकें। रेड प्लस के अंदर अगर वो क्या करेंगे, कार्बन के इमिशन को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। क्या पेड़ पौधे लगा दे जिनसे क्या हो, जो कार्बन को क्या करें, अवशोषण कर लें। उनके लिए क्या दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। लेकिन वो पैसे दिए कब जाएंगे, जब यह क्या करें, अवशोषण करें। अब इनकी तकनीक इतनी खराब है, प्रदूषण इतना ज़्यादा करते हैं कि इनसे क्या खुद का ही क्या नहीं होता, कार्बन अवशोषित नहीं होता। ये और तो ज़्यादा अवशोषित तो कैसे करेंगे, पैसे तो उनको कैसे मिलेंगे। लेकिन ये क्या रेड के माध्यम से क्या करवाएंगे, इनको टेक्नोलॉजी देंगे कि जिससे क्या होगा, ये कम मात्रा के अंदर प्रदूषण मतलब खुद का कम करेंगे और बाद में अवशोषित ज़्यादा करेंगे। फिर बाद के अंदर इनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो ये क्या करेंगे, जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश हैं, जो रेड को प्रभावी करने के लिए जो विकसित देश, इनको क्या करवाएंगे, टेक्नोलॉजी ये क्या करवाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। किसके लिए, रेड प्लस को प्रभावों को क्या करने के लिए, प्रभावी करने के लिए। रेड प्लस के अंदर क्या दिए जाते हैं, कार्बन अगर क्या करे, अवशोषण करे, तो उसके लिए क्या दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते, वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, UNFCCC के आवश्यकताओं को पूर्ण करने। UNFCCC की आवश्यकताएं क्या है, कार्बन के इमिशन को कम करना। अब कार्बन का इमिशन कम कैसे होगा, ज़्यादा क्या लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगा, पेड़ पौधों के अंदर। ये क्या है, उसकी आवश्यकताएं। तो समझ में आई है। तो एक क्या है, UN रीड प्रोग्राम। क्या है, UN रीड प्रोग्राम, जो कब लाया गया, बाली एक्शन प्लान के अंदर। बाली एक्शन प्लान 2007 के अंदर, COP 13 के अंदर, COP 13 के अंदर अब UN रीड प्रोग्राम लाया गया। इसके 2 भागों के अंदर क्या गया, बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों के अंदर। एक तो है रेड
और एक है रेड प्लस। रेड क्यों लाया गया कि जो विकासशील देश हैं वो रेड प्लस के क्या ले सके, फायदा ले सके, क्या ले सके, फायदा। इसके माध्यम से फिर कैसे ले सकेंगे फायदा कि ये रेड के माध्यम से क्या करवाएंगे, इनको तकनीकी टेक्नोलॉजी क्या करवाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। फिर ये क्या कर देंगे, उत्सर्जन को क्या करेंगे, कम करेंगे, अवशोषण को क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, जिससे इनको क्या मिलेगी, वित्तीय सहायता, और फिर बाद केंद्रीय होगा इसका फायदा। आ गया समझ में अब? और कोई डाउट कोई थोड़ा बहुत? बस बात इसके अंदर इतनी है, फिर याद तो करना ही पड़ता है जो लाइन टू लाइन है। इतना भी लिख दोगे तो कोई बड़ी बात हो जाएगा। हो गया क्या? अभी तो हो रहे हैं, अभी तो हो रहे हैं इसका। इस कार्यक्रम के माध्यम से विकासशील देशों में वन भूमि के द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है तथा कार्बन उत्सर्जन करने वाली तकनीकों में निवेश, कम उत्सर्जन करने में निवेश किया। ये तो बता दिया मैंने बिना। इसके अंतर्गत विकासशील देशों के परिणाम आधारित कार्रवाई के लिए क्या किया, परिणाम आधारित भुगतान किया। ये सारी बात है ना। हो गया पूरी हो गई, बड़ी मुश्किल से है। वैश्वीकरण, बता दो। COP26 100 nations signed this pledge. COP26 का मैंने 100 नेशंस इन तो बता दो ले। COP26 के अंदर 100 नेशंस इन साइन किया द प्लेग स्टॉप या प्लेग का माइन प्लेज यानी कि शपथ का माइन स्टॉप डिफोरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि बंद करो नमनीकरण, कम करो और बंद करो और लैंड डिग्रेडेशन हो जाना बिना आपका कहीं करो 2030 तक कम करो। ठीक है। दिस प्लेज इज एक्सपेंशन ऑफ 2014 टू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट। आज प्लेज ना या कणा लागू हुई 2014 के महीने न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन हुई ना बिग टाइम के महीने फॉरेस्ट के लिए डिक्लेरेशन हुई जो न्यूयॉर्क के महीने, इन विच 40 कंट्रीज एंड सम NGOs कंट्रीब्यूटिंग टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, यानी कि एक महीने 40 बिग टाइम के महीने 40 कंट्री एंड सम अदर NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन एक महीने कहीं कराया जा, एक महीने कंट्रीब्यूट कराया जा क्या के लिए, स्टॉप डिग्रेडेशन यानी बिन बंद करवा के लिए, निम्नीकरण बंद करवा के लिए। आगे समझे? आगे समझे क्या है वैश्विक निम्नीकरण शपथ है, जिसके अंदर क्या किया गया, ये UNF ट्रिपल सी की कौन सी बैठक, COP 26 के अंदर 26 के अंदर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, क्यों किया, नवीनीकरण को कम करने के लिए, रोकने के लिए। और 2014 के अंदर कौन सा जो न्यूयॉर्क घोषणा पत्र था उसका ही क्या है, विस्तार है। वे जो नवीनीकरण वैश्विक शपथ है वो किसका विस्तार है, जो कब जारी हुआ था 2014 के अंदर। न्यूयॉर्क इस शपथ पत्र में कितने जनों ने हस्ताक्षर किया, क्यों किया, 100 लोगों ने। 40 तो ब्रिटेन की है ना, 40 और NGO इसमें 100 लिखा है, 100 देशों ने हस्ताक्षर किया था। हाँ 100 से अधिक लोगों ने क्या किया, सिग्नेचर किया। 40 तो ब्रिटेन का होगा, 26 में से NGO 100 का से अधिक सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। नहीं COP 26 का मैंने 100 नेशन साइन किया प्लेज का मैंने, लेकिन जो एक्सपांशन करे ना 2014 के महीने न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के महीने, बिग टाइम का महीने 40 कंट्री से 7 का महीने और एक और कुछ NGO था बिग टाइम का महीने, बिग टाइम की बात है 2014 की। तो क्या एक वैश्विक नवीनीकरण शपथ क्या है, 2030 तक क्या करना है, नवीनीकरण को क्या करना है, रोकना है, कम करना है। क्या करना है, नवीनीकरण को, डिफॉरेस्टेशन को क्या करेंगे, रोकेंगे। कब तक, 2030 तक। कितने जनों ने हस्ताक्षर किया, 100 जनों ने। और फिर बाद के अंदर कौन सी COP थी, COP 26 कौन सी की, UNF ट्रिपल सी की। और 2014 के अंदर इसको किसका विस्तार है, न्यूयॉर्क घोषणा पत्र का क्या है, विस्तार है।